लास्ट क्लास हम लोग जो पढ़े थे रिगार्डिंग बुआयांट फोर्स, उसी के कंक्लूजन में ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज नॉट ए लॉ, नॉट ए थ्योरम, नॉट ए न्यू हाइपोथेसिस। जो कंक्लूजन हम लोग देखे थे उसी में ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता है। पहले हम लोग देख लिए थे बुआयांट फोर्स क्या है। बुआयांट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नथिंग बट द resultant of all forces acting on the body by the fluid in which it is immersed, or you can say it otherwise, when a body is totally or partially immersed into a fluid, the fluid will exert forces at every point on its surface inside the fluid, and those forces will be normal to the surface. Resultant of all these forces is the buoyant force. तो सीधे सीधे हम लोग ऐसे देखे थे कि buoyant force is the resultant of all forces acting on the solid due to the fluid, and calculated mathematically that buoyant force is equal to rho L V into G, where V is volume of solid immersed in the fluid. थर्ड हम लोग देखे थे buoyant force is also given by the loss of weight of the solid when it is immersed in the fluid. अगर कोई सॉलिड का एयर में वेट है W1, फ्लूइड में डुबाने के बाद वेट हो गया W2, then the buoyant force is W1 minus W2. थर्ड हम लोग देखे थे buoyant force acting on a body is equal to weight of the liquid displaced by it, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इनफैक्ट buoyant force का मैग्नीट्यूड निकालने में हम लोग ये सारा चीज देख चुके हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है कि whenever a solid is totally or partially immersed into a fluid medium, the weight of the solid, weight of the fluid, displaced by the immersed solid is called buoyant force। ये चीज हम लोग लास्ट क्लास देख चुके हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है, हम लोगों को मालूम है। बस इसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं बोल के हमने बताए थे, तो बता दिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या हुआ, क्या ये स्टेटमेंट कैसे हुआ, हम लोग बढ़िया से समझे हैं। और यू अगेन नीड एनी एक्सप्लेनेशन ऑन इट? इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन? यस। तो मैं आपको बस देखने के लिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, आई वुड लाइक टू गिव यू ए क्वेश्चन। सपोज आई से हियर इज a bottle on which, suppose I say here is a bottle where readings are given like this, readings are given like this, readings are given. Say flask, measuring flask, say it is 10 centimeter cube, 20 centimeter cube, 40 centimeter cube, 60 centimeter cube, like these things are written. 80 centimeter cube, 100 centimeter cube, say it is 110 centimeter cube, like this. It's a measuring flask. Here is a measuring flask दिया हुआ है, लिखा हुआ है, मतलब यहाँ तक लिक्विड भरेगा तो इसमें होगा 10 centimeter cube, 20, 40, 60, like this दिया गया है। सपोज दिया गया है कि ये एक सॉलिड जो है इसके अंदर डूबा हुआ है, दिस इज व्हाट इज ए सॉलिड, ये डूबा हुआ है इसके अंदर, ये डूबा हुआ है इसके अंदर, और पता चला कि यहाँ पर जो रीडिंग है वो यहाँ तक है। ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है इन फिगर shown
the liquid in the measuring flask has density say 1.5 ग्राम पर cc। ठीक है, find buoyant force on the immersed solid, buoyant force on the immersed solid given that by removing the solid the level of liquid comes down to 60 centimeter mark, 60 centimeter cube mark। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कोई चमकने वाली चीज नहीं है, इसमें सिंपल सा चीज है। ऐसा कोई एक मेजरिंग फ्लास्क है, इसके अंदर कोई एक लिक्विड है, जिस लिक्विड को हम लोग सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक लिक्विड है, ये है लिक्विड, ये लिक्विड यहाँ पर है, ठीक है, हियर इज द लिक्विड हियर फिल्ड। अब क्योंकि ये सॉलिड इसके अंदर डूबा हुआ है तो ऑब्वियसली जो लिक्विड लेवल रहेगा वो थोड़ा हाई रहेगा। ऑलरेडी दिखाया गया है कि लिक्विड लेवल इज समवेयर हियर। बोल रहे हैं कि सॉलिड को बाहर निकाल देने से लिक्विड लेवल नीचे आ जाता है, कि कहाँ पे आ जाता है, 60 सेंटीमीटर क्यूब मार्क के आ जाता है। तो बताओ इस सॉलिड पे अभी बुओयंट फोर्स है कितना? ठीक है, कितना सिंपल है, आप लोग आंसर बना के रखो, विल सी टू इट। ठीक है, चलिए थोड़ा क्वेश्चन को अगर ध्यान से हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो जब ये इसके अंदर था लेवल ऑफ लिक्विड वाज हियर, निकाल दिए लेवल ऑफ लिक्विड इज नाउ समवेयर कहां पे, द लेवल ऑफ लिक्विड इज एट 60 सेंटीमीटर क्यूब मार्क, लेवल ऑफ लिक्विड इज एट 60 सेंटीमीटर क्यूब मार्क। अच्छा, इसका मतलब ये अंदर रहते हुए कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए वो लिक्विड ऊपर लेवल आ गया। तो क्या बता सकते हो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड? सॉल्यूशन में हम कहेंगे यस, ये समझ में आ जाना चाहिए। एज गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन, एज गिवन हियर the volume of liquid displaced is how much, is equal to volume of liquid displaced is equal to कितना दिया है, 110 था पहले, कितना था ये 110, 110 अब हो गया 60, तो हम कहेंगे 110 minus 60 is 50 सेंटीमीटर क्यूब। ओहो, सो B क्या है, इट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, weight of liquid displaced. And what is the weight of liquid displaced? You will say it is density of liquid, volume of liquid displaced into G.
डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया है, इट दिया है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर जी को हम रखेंगे तो जी को जी ही रहने दो, बाद में देखेंगे ये कितना सिंप्लीफाई तो हो गया। देखो तो इट इज कमिंग 750 ग्राम इंटू जी, है ना। G is acceleration due to gravity, but 750 gram can be understood as 750 by 1000 kg, और G का वैल्यू क्या होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना हो गया ये, इज कमिंग 7.5 न्यूटन। क्या ये आंसर आप लोगों का आया था? सर 1.5 into 50 तो 75 होता है ना। 1.5 into 50 75 होता है। हाँ, आप तो गड़बड़ कर दिए कैलकुलेशन में। यू आर वेरी करेक्ट। 1.5 into 70 होता है 75। कौन है वो मूर्ख टीचर जो आपको इसे बता दिया? मैं ही बता दिया, सॉरी। तो ठीक है, ये हो गया 75 by 1000 हो गया 0.75 न्यूटन। 0.75। Yes, you are correct. It is 0.75 newtons. It is coming 0.75 न्यूटन। क्या चीजें समझ में आ गया? ठीक है, ओके। नाउ लेट अस सी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम बी के बारे में कुछ चीजें देखेंगे और कुछ इंपोर्टेंट चीजें देख लेंगे। बॉन्ड फोर्स के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें देखेंगे। इंपोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बी थोड़ा लिस्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो रिमेंबर, बॉन्ड फोर्स is equal to weight of all the forces, all the liquids displaced by the immersed solid। थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्या मतलब हुआ सर? अभी तो ये चीज बताए थे। ऑल द लिक्विड्स का मतलब क्या है? सोचो कि यहाँ पर कोई एक कंटेनर है, ठीक है। नाउ हियर इज ए कंटेनर। क्या दिया है इसमें? दिया यूं है कि इस कंटेनर में खाली एक लिक्विड नहीं है, दो लिक्विड है। मान लो यहाँ तक एक लिक्विड है, यहाँ पे दूसरा लिक्विड है। This is a liquid of density say ρ1, this is ρ2। लिक्विड का डेंसिटी है ρ2, ठीक है। अगर ये लिक्विड का डेंसिटी ρ2 है तो मान लो कि यहाँ पे कोई चीज फ्लोट कर रहा है, सॉलिड। ऐसा भी तो हो सकता है, सॉलिड इज फ्लोटिंग इन दिस लिक्विड। नहीं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर मैं थोड़ा सा केस में चेंज लाता हूँ। सपोज ए सॉलिड इज इमर्स्ड इनटू दिस लाइक दिस। Here is a solid hump and the solid is immersed। अब इस सॉलिड के ऊपर भी कुछ बॉन्ड फोर्स आ रहा है ना। इस सॉलिड के ऊपर भी कुछ बॉन्ड फोर्स आ रहा है, लेकिन इस सॉलिड का कुछ हिस्सा इस लिक्विड में है तो कुछ दूसरा हिस्सा इस लिक्विड में है। ये अलग अलग लिक्विड है। यू सी दे आर डिफरेंट लिक्विड्स, है ना। कुछ हिस्सा इस लिक्विड में, कुछ हिस्सा इसमें। There are two different liquids। Suppose हम कहेंगे कि यहाँ पर जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम है V2, यहाँ पर जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम है V2, यहाँ पर जो है उसका V1। हम जानना ये चाहते हैं कि इसके ऊपर जो बॉन्ड फोर्स आ रहा है कौन सा लिक्विड दे रहा है, ρ1 दे रहा है कि ρ2 दे रहा है कि दोनों दे रहे हैं। कभी कभार हमें सडनली सोचने में लगता है कि हाँ ये लिक्विड यहाँ पर कुछ फोर्स दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो इस लिक्विड के चलते ये पार्ट के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, नेट फोर्स 0 है। सो दिस विल नॉट कंट्रीब्यूट फॉर द बॉन्ड फोर्स। लेकिन ध्यान से सोचना, आप जो सोच रहे हो एकदम सही है कि यहाँ पर जो फोर्स आएगा, यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो कैंसिल हो जाएंगे, नो डाउट। लेकिन बात यह है कि इस लिक्विड के चलते यहाँ पर भी तो कुछ प्रेशर आ रहा है,
अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द प्रेशर हियर, आप कहोगे ρ2GH2 प्लस ρ1GH1, मतलब यहाँ का प्रेशर में भी इस लिक्विड का कंट्रीब्यूशन है कि नहीं? इस लिक्विड के लिए भी यहाँ पर कुछ प्रेशर बन रहा है। अगर ये नहीं होता, यहाँ पर जितना प्रेशर होता, ये होने के कारण कुछ दूसरा प्रेशर तो है, इसका मतलब ये नीचे से धकेलने में मदद कर रहा है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल को थोड़ा और बारीकी से देखते हैं। ये नहीं कि किसी एक लिक्विड में डुबाओ, जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया उसका वेट इज बुआयंट फोर्स। अगर वो 2-4 लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, हो सकता है वेराइटीज ऑफ लिक्विड्स वे देयर डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी। जैसे इसमें है, मान लो कि ये ऑयल है, ये वाटर है, और पानी में आप ऑयल डाल दो तो ऑयल तो ऊपर फ्लोट करता है, ऑयल ऊपर फ्लोट करता है। अब ये ऑयल फ्लोट कर रहा है, जैसे इसको डुबाया, ये कुछ ऑयल को डिस्प्लेस किया, कुछ वाटर को डिस्प्लेस किया है। हाँ, अच्छा, ये तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लेंगे तो लिखेंगे कि बुआयंट फोर्स इज इक्वल टू B ड्यू टू लिक्विड 1 प्लस B ड्यू टू लिक्विड 2। B ड्यू टू लिक्विड 1 क्या है? ρ1 V1 into G। What is V1? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 1 डिस्प्लेस्ड। ये लिक्विड 1 है, ये लिक्विड 2 है। सिमिलर V2 क्या है? ρ2 V2 G। फिर V1 क्या है? फिर V1 इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 1 डिस्प्लेस्ड। V2 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 2 डिस्प्लेस्ड। क्या समझ में आ रहा है? दोनों लिक्विड कितना कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुए उनको अकाउंट में लेंगे तो ये चीजें बनेगा। तो बुआयंट फोर्स निकालते वक्त देखना है कि कितनी किस्म की लिक्विड को डिस्प्लेस किया। सारा लिक्विड का वेट इज द बुआयंट फोर्स। समझ में आया? वेल, क्या ये बात सबको समझ में आया? यस सर। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखो, बुआयंट फोर्स तो एक फोर्स है। बुआयंट फोर्स इज ए फोर्स। अगर फोर्स है तो उसका कोई अपना इफेक्ट होगा। अब थोड़ा हम बताएंगे आपको, जब भी किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स आता है, उस फोर्स का इफेक्ट उस बॉडी के ऊपर जानने के लिए हमें 3 चीज जानने की जरूरत होता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कोई एक डंडा रखा है, मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाऊंगा, इसका कैसे मोशन होगा? तो आप पूछोगे बताओ किस डायरेक्शन में लगाओगे? इधर पे लगाओगे तो इधर जाएगा, इधर पे लगाओगे तो इधर जाएगा, इधर पे लगाओगे तो ऊपर जाएगा, इधर लगाओगे तो नीचे जाएगा। हाँ, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिक्वायर्ड। ओके, बता दिए डायरेक्शन ऑफ मोशन। मान लो हम बता दिए कि ऊपर की तरफ लगाए। हाँ, समझ में आया? अच्छा, फिर बताओ कैसा मोशन होगा? फिर आप क्या पूछोगे? धीरे से पुश करोगे तो धीरे धीरे जाएगा, जोर से पुश करोगे तो जल्दी जल्दी जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड आल्सो मैटर्स। टू नो द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन दिस बॉडी, द डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एंड मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। सपोज मैं बता दिया कि 10 न्यूटन फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, उसके बावजूद भी आप मोशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो यही फिगर को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं। मैं इस केस में 10 न्यूटन यहाँ पे लगाया तो ये डंडा ऐसे ऊपर गया। इस केस में 10 न्यूटन यहाँ पे लगाया तो ये डंडा कुछ ऐसा जाएगा, है कि नहीं? ऐसा टेढ़ा हो जाएगा कि नहीं? ये ऐसे हो जाएगा। मतलब इस फोर्स का इस बॉडी के ऊपर कैसा इफेक्ट होगा जानने के लिए फोर्स के बारे में 3 चीज जानने की जरूरत होता है। कोई भी फोर्स हो, बुआयंट फोर्स क्या, कोई भी फोर्स हो, उसका इफेक्ट क्या है जानने के लिए वी नीड टू नो 3 थिंग्स अबाउट दैट फोर्स। व्हाट इज दैट? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कौन सा पॉइंट पे वो फोर्स आ रहा है? सेम 10 न्यूटन सेम डायरेक्शन में, these two forces are same in magnitude and direction, but the effect on this body are different because here the body moves like this, है ना? और sorry, here the body moves like this, whereas in this case it moves differently. So point of application. अब जो बुआयंट फोर्स है उसके बारे में हम लोग क्या देख चुके? हम देख चुके हैं कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। जैसे बुक में बताता है कि डायरेक्शन इज ऑफ थ्रस्ट, हम लोग
राजी नहीं है। हम जानते हैं कि ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, साइडवेज भी हो सकता है। हाँ, ऊपर से डुबाएंगे या कंप्लीटली इमर्स कर लेंगे तो ये अपथ्रस्ट होगा, अदरवाइज इट मे बी इन एनी डायरेक्शन। सो वी नो द डायरेक्शन, वी नो द मैग्नीट्यूड, है ना। बाकी रह गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कौन सा पॉइंट में एक्ट करता है। जैसे कोई बॉडी का वेट है, कहां पर एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। सिमिलरली बुआंट फोर्स कहां पे, कौन से पॉइंट पे एक्ट करता है, ये देखना बहुत जरूरी है। क्या लिखेंगे, कहेंगे बुआंट फोर्स acts at the center of volume of the immersed solid, sorry, center of volume of the immersed solid। सेंटर ऑफ वॉल्यूम मतलब जो पार्ट डूबा हुआ है, जो वॉल्यूम है, उसका सेंटर कहाँ है। सेंटर ऑफ वॉल्यूम समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सपोज कोई हम कहेंगे कि क्यूबिकल बॉडी है, ऐसा क्यूबिकल बॉडी है, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ वॉल्यूम विल बी एट द सेंटर। कोई स्फीयर है, सेंटर ऑफ वॉल्यूम विल बी हियर। सपोज हियर इज ए सिलेंडर, द सेंटर ऑफ वॉल्यूम विल बी एट द सेंटर, है ना। कोई अगर इरेगुलर शेप का बॉडी है, सेंटर ऑफ वॉल्यूम भी होगा इसके अंदर, लेकिन कहां पे होगा जानने की तरीका अभी हम लोग छोटे बच्चे हैं उसके पास नहीं। आगे चल के हम देखेंगे सेंटर ऑफ वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला है उसके लिए, समेशन ऑफ वी आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ वी आई ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मूला है। फिलहाल कोई एक रेगुलर फिगर के लिए सेंटर ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ द वॉल्यूम, किसी वॉल्यूम का सेंटर में। क्या कहता है ये स्टेटमेंट, कहता है कि सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक कंटेनर ऑफ लिक्विड है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई एक सॉलिड को डुबाया ऐसे, ये सॉलिड को मैं यहाँ पर डुबाया हूँ, ऐसे पकड़ के रखा हूँ। अब इसके ऊपर बुआंट फोर्स आ रहा है। बुआंट फोर्स कहाँ पे आ रहा है, buoyant force is the resultant of all forces exerted by the fluid on the solid, where the fluid is exerting force on the solid। यहाँ पे ये हर जगह फोर्स है। ये सारा जो फोर्स है, ये सारा फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो बुआंट फोर्स है। वो रिजल्टेंट फोर्स इफेक्टिवली कहाँ एक्ट कर रहा है, एट द सेंटर ऑफ वॉल्यूम, सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड सॉलिड। इमर्स्ड सॉलिड कौन है, ये है। ये वाला जो पार्ट है इमर्स्ड है, इसका सेंटर क्या होगा, पूरा डंडे का सेंटर बोलते तो बीच में बोल देते हैं, इसका सेंटर कुछ यहाँ पे होगा। दैट मींस बॉन्ड फोर्स इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड। यू से बॉन्ड फोर्स इज एक्टिंग हियर। कोई पूछेगा वेट कहाँ एक्ट कर रहा है बताओ, तो हम कहेंगे डंडा इतना लंबा है तो इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, इसका वेट कहीं यहीं एक्ट कर रहा होगा। वेट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, बट बॉन्ड फोर्स एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड सॉलिड। क्या मेरे बात आपको समझ में आ रहा है? यस। तो सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड सॉलिड, सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड सॉलिड इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड फोर्स। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट इज नॉट अवेलेबल इन मेनी ऑफ द बुक्स। कुछ बुक्स में लिखा है, मैं देखा हूं अच्छे बुक्स में लिखा है कि जब भी कोई एक सॉलिड को किसी एक फ्लूइड में इमर्स्ड करेंगे, उसके ऊपर बॉन्ड फोर्स आएगा। कहां पे आएगा, वहीं पे आएगा जहां पर इमर्स्ड सॉलिड का, इमर्स्ड वाला पार्ट का सेंटर है, इमर्स्ड वाला वॉल्यूम का सेंटर है, एट द सेंटर ऑफ द इमर्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, मैं आपको थोड़ा एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक, ध्यान से देखो, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। इसमें कोई एक लिक्विड है, ठीक है, और मैं क्या किया हूं, यहां पर एक डंबल है, ये आयरन का है, ये वुड का है, ये वुड वाला डंबल है, ठीक है। और अभी क्या हुआ है,
ये डंबल में हम देख रहे हैं, अगर इसको इसे पकड़ के रखें डंबल को यहाँ पर, इट इज हेल्ड लाइक दिस, इसको यहाँ से मान लो कि फिक्स कर दिए, ये मूव नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो डंबल है इसका ये वाला पार्ट आयरन है और ये वाला पार्ट वुड है। क्या बता सकते हो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, आयरन के पास कि वुड के पास? वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर आयरन के पास। यस, ये चीज आपको समझ में आ जाता है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, तो द वेट मस्ट बी एक्टिंग हियर। लेकिन वॉल्यूम अगर दोनों तरफ का बराबर साइज का दिख रहा है, सेंटर ऑफ वॉल्यूम तो सेंटर में होगा, ये पूरा वॉल्यूम का सेंटर कहाँ पे? यहाँ पे, तो बुआयांट फोर्स विल एक्ट हियर। वेट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बुआयांट फोर्स एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड सॉलिड। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। फिगर को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। क्या चीज समझ में आ गया? अभी मैं आपको एक दूसरा चीज देता हूं और बेहतर होगा समझने के लिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। सपोज I go for a case. Floating bodies के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है, नाउ यू सी, यहाँ पे कोई एक बॉडी फ्लोट कर रहा है। सोचो, यहाँ पे कोई एक बॉडी ऐसे फ्लोट कर रहा है, मान लो कि वुडन रॉड है और यहाँ पर क्या है कि एक आयरन स्फीयर लगा है। इट्स ए हेवी आयरन स्फीयर, इट इज आयरन स्फीयर एंड इट इज वुडन बार। ठीक है, तो दूसरा केस में ये ऐसा है, कि वही बार को उल्टा करके हम इसको इसके अंदर डुबा दिए हैं। अब ये बार ऐसा है, सेम चीज को उल्टा करके इसके अंदर झुला दिए, ये ऐसा है। ये आयरन वाला हिस्सा, ये वुडन वाला हिस्सा। अब ये दोनों चीज जो है ये इसमें फ्लोट कर रहे हैं। इस केस में सोचो, ये आयरन वाला हिस्सा है, वुडन वाला बार है, इसको मैं थोड़ा सा धक्का दिया तो ये क्या होगा आपको लगता है? टुडुक 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 टुडुक। जबकि इसको थोड़ा सा धक्का दूंगा क्या होगा? अब देखोगे ये लड़खड़ा के गिर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। आर यू एबल टू रियलाइज व्हाट आई मीन टू से? फिर से बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं थोड़ा जल्दी बोल दिया, आप लोग इतना जल्दी नहीं समझ सकते, धीरे धीरे। ये डंडा जो ऐसे है, इसको अगर आप यहाँ से धक्का दे दोगे तो क्या होगा? ये टेढ़ा होगा, फिर सीधा हो जाएगा और ऐसे हिलने लगेगा, जैसे आपका हिटनी वाला खिलौना होता है। एक मारो मुंह पे उसका, ऐसा होता है, फिर से खड़ा हो जाता है। गिरता है क्या? नहीं गिरता है। इसमें अगर इसको आप धक्का दे दोगे, ये क्या करेगा? टुबुक करके उलट हो जाएगा और ऐसा पोजीशन में आ जाएगा, है ना? ऐसा क्यों होता है? चलो थोड़ा ऑब्वियस अब देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है। सपोज आई लुक एट दिस बॉडी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे कहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आयरन के पास है जो कि डाउनवर्ड है, यू से द वेट इज एक्टिंग हियर। और ये पूरा वॉल्यूम का सेंटर इज समवेयर हियर, जहां पे बुआयांट फोर्स आ रहा है। समझ में आया क्या? इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज समवेयर हियर एंड एक्टिंग लाइक दिस, द वेट इज एक्टिंग लाइक दिस। और ये जो इमर्स्ड सॉलिड है उसका सेंटर कहीं यहीं है, वहां पे आ रहा है बुआयांट फोर्स। क्या आपको दोनों केस की फिगर की फोर्सेस समझ में आ गया? वेट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नहीं, और बुआयांट फोर्स एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड सॉलिड। ये जो वॉल्यूम है इसका सेंटर वहीं पे आ रहा है, बुआयांट फोर्स किस डायरेक्शन में? अपवर्ड। थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे मान लो कि इसको मैं थोड़ा सा पुश करता हूं, व्हेन आई पुश इट लाइक दिस,
थोड़ा सा पुश कर दिया, इस पोजीशन में ले आया। इस पोजीशन में आने के बाद आप क्या देख रहे हो? देख रहे हो कि बुआंट फोर्स यहीं पे कहीं आ रहा था जो कि इधर को है, और वेट यहीं पे कहीं आ रहा था जो कि इधर को है। सोचो, एक डंडा है, इसके ऊपर फोर्स यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है। ये डंडा घूमेगा तो कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? एंटी क्लॉक। ये ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। यस यस यस। तो जब ये हाल था, इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा किए और छोड़ दिए, ये वापस आ रहा है। दैट मींस दिस अरेंजमेंट इज ए स्टेबल अरेंजमेंट। ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज ए स्टेबल अरेंजमेंट। सोचो इस केस में, अब डंडा ऐसा हो गया, हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा किए, डंडा इस पोजीशन में आया, बुआंट फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, वेट ऐसे एक्ट कर रहा है। अब ये चीज कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा करो तो क्लुप करके गिर गया, घूम जाएगा नीचे, ये चले जाएगा ऊपर। ये भी फ्लोट कर रहा है, ये भी फ्लोट कर रहा है। व्हिच वन इज फ्लोटिंग इन स्टेबिलिटी विथ स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी किसमें है? पहला वाला केस में कि दूसरे वाले केस में? फर्स्ट वाला केस इज स्टेबल, दूसरा वाला केस इज अनस्टेबल, है कि नहीं? जहाज लेके हम पानी में जा रहे हैं, हम चाहेंगे कि हवा हो तो जहाज हिलते डुलते फिर से सीधा हो जाए, और थोड़ा सा हवा हुआ, पता चला जहाज उल्टा हो गया, तो अब जाओगे जहाज में? कभी नहीं जाओगे। अब चाहे तो जितने भी हवा हो, हिल टोल के फिर से वो सीधा हो जाना चाहिए, है कि नहीं? तो क्या देखें इसमें से, क्या कंडीशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं? कोई फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल कब रहता है फ्लूइड के अंदर? जब उसका सेंटर ऑफ वॉल्यूम ये है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है। व्हेन सेंटर ऑफ वॉल्यूम इज अबोव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हियर सेंटर ऑफ वॉल्यूम इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आर यू गेटिंग? तो कोई बॉडी फ्लूइड में स्टेबल कब होगा? कोई फ्लोटिंग बॉडी फ्लूइड में स्टेबल कब होगा? व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द सेंटर ऑफ वॉल्यूम। समझ में आ रहा है क्या? तो यही चीज को हम लोग अभी नोट करने वाले हैं। तो इस केस में ये ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया? समझ में आया। फ्लोटिंग बॉडीज आर स्टेबल, फ्लोटिंग बॉडीज आर स्टेबल when center of gravity of the body is below the center of volume। क्या मैं यही चीज आपको समझा पाया? यस। देखो, जब जहाज जाता है पानी में, वो क्या करते हैं मालूम है? उसका नीचे बहुत सारे कोयला या नमक ऐसी चीजों को भर देते हैं, ताकि नीचे वजनदार चीज होने के कारण सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे चले जाएगा। कुछ लोग ऊपर डेक में रहते हैं, उनका मास ज्यादा नहीं है, तो सेंटर ऑफ वॉल्यूम इज अबोव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जहाज स्टेबल है। आप देखे होंगे जहाज का जो निचला हिस्सा होता है ऐसा होता है। ऐसा क्यों करते हैं? जबकि लोग तो इधर जा रहे हैं, इतना नीचे तक क्यों रखते हैं इसको? ताकि यहाँ पे अगर कोई हेवी चीज रख देंगे तो क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी डाउन, सेंटर ऑफ वॉल्यूम विल बी हियर। अब हवा हुआ तब भी ये स्टेबल रहेगा। समझ में आया क्या? बहुत सारी चीज सोचना पड़ता है जब बनाते वक्त। यू हैव टू थिंक सो मेनी थिंग्स while making a ship or a body to float in a liquid। समझ में आया क्या? तो वही चीज को हम लोग लिखेंगे। यस यस यस। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया।
तो कोई बॉडी फ्लूइड में स्टेबल फ्लोट कब करेगा? when it floats in stable equilibrium, only when the center of gravity of the body is below the center of volume. ठीक है, ये हो गई। अब इसके रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसका नेक्स्ट थ्योरी को देखेंगे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्लोटेशन। ठीक है, अब फ्लोटेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।